वेलकम। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। जो लास्ट क्लास में हम परिचर्चा कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं पहलुओं को देखेंगे, समझेंगे। आज की क्लास में काफी आयाम हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मतलब बहुत सारे डायमेंशन हैं जिसमें थोड़ा सा फोकस करना है, समझदारी हमको बनानी है। तो आज थोड़ा लिखवाने पे कम और समझाने पे ज्यादा फोकस होगा। तो कंटेंट बहुत सारी चीजों का पीछे दे दिए हैं ताकि फोकस करें, आप लोग उसको समझें। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से चीजों पे फोकस करिएगा। लास्ट क्लास में जो हम परिचर्चा कर रहे थे वो हम तापमान के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। हम समझदारी बनाने का प्रयास कर रहे थे कि तापमान को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं। तो उसकी एक समझदारी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी, है ना। एल्बिडो के बारे में भी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ परिचर्चा की थी कि एल्बिडो क्या होता है, और उन सब पहलुओं को देखा था। तो तापमान को लेके एक हमारी समझदारी हो गई थी। उसके अलावा जो पीछे स्लाइड में नजर आ रहा है आपको, दैनिक और वार्षिक तापांतर के संदर्भ में भी मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में परिचर्चा की थी कि कैसे दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर प्रभावित होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसको हम लोगों ने भी लास्ट क्लास में देखा था। अब हमारा जो फोकस है वो है तापमान का व्युत्क्रमण, है ना। तापमान के व्युत्क्रमण वाले टॉपिक पे हम फोकस करेंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। जैसे आपके स्लाइड में जो पीछे आप देख रहे होंगे, तो ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बार बार इस टॉपिक पे सवाल रहता है। इन्वायरमेंट में जब आप पॉल्यूशन करते हैं, खास करके एयर पॉल्यूशन करते हैं या वायु प्रदूषण के बारे में जब आप समझदारी बनाते हैं, तो वो वायु प्रदूषण का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इस तापमान के व्युत्क्रमण से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण एक चुनौती है भारत में, है ना। ठंड के दिनों में अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के जितने भी शहर हैं वहां पर वायु प्रदूषण एक इशू है। लेकिन अभी गर्मी के दिनों में अगर आप देखेंगे, है ना, गर्मी का दिन जैसे भी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन सब महीनों में आप देखेंगे तो तापमान तो जो वायु प्रदूषण है या एयर पोल्यूशन है वो बड़ा इशू है ही नहीं। तो जरा सोचिए कि ऐसा क्या होता है कि गर्मी के दिनों में वायु प्रदूषण एक बड़ा इशू नहीं है भारत में, लेकिन जैसे ही ठंड आता है यही उत्तर भारत के शहर, दिल्ली से लेके आप आगे चलते चले जाइए, बिहार तक के जितने भी शहर आते हैं, उन सब में पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती है, बड़ा एक चैलेंज है। ऐसा क्या हो जाता है ठंड के दिनों में जिसके कारण ये शहर वायु प्रदूषण की एक चादर सा ओढ़ लेते हैं, और यही शहर गर्मी के दिनों में, अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में यहां पर वायु प्रदूषण एक बड़ा इशू नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन एक बड़ा इशू नहीं होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमको तापमान के व्युत्क्रमण वाले टॉपिक पे विस्तार से समझना है ना। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम भी आएगा, एज ए ब्यूरोक्रेट भी आने वाले समय में काम आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या इशू है, क्या चैलेंजेस है। तापमान का व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है कोई चीज का उलट जाना, जो ट्रेंड हो उस ट्रेंड के उलट कुछ हो जाना, है ना। जैसे मान लीजिए कि हर साल मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जामिनेशन में, पेपर 1 में भूगोल का लगभग 40 से 50%, 40% वजन तो रहता ही है ना। मतलब लगभग 100 नंबर का सवाल तो रहता ही है, और कई बार वो 50-50 हो जाता है, 125 नंबर तक हो जाता है। ट्रेंड पलट जाएगा तो क्या होगा कि 90 या 100 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, 125 नंबर तक सवाल पूछा जा रहा है भूगोल से पेपर 1 में। पता चला कि किसी साल जो है वो 10 नंबर का केवल एक सवाल पूछा गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, है ना। कि हम मान के चल रहे थे लगभग 120-125 नंबर का सवाल आएगा, और पता चला कि 10 नंबर का सवाल आया। पता चला कि सोसाइटी के क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो एक चुनौती होगा, चैलेंज होगा। तो समग्रता से तैयारी होनी चाहिए, है ना। हर टॉपिक को तैयार करें, कभी भी किसी भी साल कोई भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी भूगोल के पेपर 1 में, यानी कि जीएस पेपर 1 में भूगोल का वजन 40% तो है ही, और कई बार 125 नंबर तक भी आउट ऑफ 250 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंड है, और ट्रेंड रिवर्स हो गया, ट्रेंड बदल गया,
तो हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमण हो गया, इन्वर्जन हो गया। यार 100 नंबर का आता था, अभी 10 नंबर में रिड्यूस हो गया है। इसी को अगर हम वायुमंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें या वायुमंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है, तापमान में कमी आनी चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से कम होता चला जाता है ना। यानी कि अगर हम नीचे सतह पर हैं और यहां पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 किलोमीटर ऊपर गए तो इसमें से 6.5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दीजिए, तो 23.5 डिग्री सेल्सियस होगा। 2 किलोमीटर ऊपर गए, मतलब हम अपने सिर से ऊपर बढ़ते चले गए, है ना, मीन सी लेवल से, समुद्र तल से। फिर ऊपर गए 2 किलोमीटर, तो 23 से फिर उतना ही घटा दीजिए, तो इसको मान लीजिए 18 लिख देते हैं मोटा मोटा। थोड़ा और ऊपर गए तीसरे किलोमीटर पे, तो ये हो गया 12, है ना, 12 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान में कमी आ रही है। ये ट्रेंड रिवर्स कैसे हो सकता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान कम होना चाहिए, इसकी जगह तापमान कम होने की जगह अगर तापमान बढ़ जाए तो, तापमान इंक्रीज हो जाए तो, नीचे तापमान मान लीजिए कि सपोज 12 डिग्री सेल्सियस है और ऊपर गए तो तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति को नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान कम होने की जगह अगर तापमान बढ़ जाता है, इसी को हम तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर का इन्वर्जन कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में वायुमंडल में जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, एटलीस्ट क्षोभ मंडल में, वैसे वैसे तापमान में कमी आती चली जाती है। दर क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। परंतु कुछ जलवायु कंडीशंस के कारण या जलवायु दशाओं के कारण नीचे से जब हम ऊपर उठते हैं तो तापमान कम होने की जगह तापमान बढ़ने लगता है। इसको हम तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, सामान्य तापन दर, इसको मैंने बताया भी था आपको, सामान्य तापन दर या नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य तापन दर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से ये कम होता चला जाता है। परंतु इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी कालिक तथा स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि देखी जाती है। इसी वृद्धि को हम कहते हैं कि तापमान कम होने की जगह तापमान बढ़ गया है और यही तापमान का व्युत्क्रमण है। क्लियर है, एक समझदारी बनी कि टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है, अगर हम उसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे। क्लियर है, ये कितनी समझदारी बनी। एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के एक छात्र होने के नाते अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन जलवायु दशाओं को समझने का प्रयास करें, उन फैक्टर्स को समझने का प्रयास करें जो इस तापमान के व्युत्क्रमण के लिए जिम्मेदार कारक है ना। जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, ज्योग्राफी तो हमको यही सिखा रहा है, सामान्य तापन दर के दर से 6.5 डिग्री सेल्सियस के दर से जैसे जैसे ऊपर बढ़े एटलीस्ट क्षोभ मंडल में, वैसे वैसे तापमान कम होना चाहिए। लेकिन रिवर्स स्थिति हो रही है, और रिवर्स स्थिति हो रही है तो केवल इसको मानने से तो काम नहीं चलेगा, इसको समझने से काम चलेगा। और समझना यह है कि वो फैक्टर्स क्या हैं, वो कारक क्या है। क्लियर है, वो फैक्टर्स क्या हैं और या वो कारक क्या है ना। अब इन फैक्टर्स को देखना और समझना है तो एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को देखेंगे, है ना। तापमान का व्युत्क्रमण कुछ विशेष दशाओं में होता है। वो फैक्टर्स, वो कारक, लगता है कुछ साउंड का इशू आ रहा है क्या। देशराज ने कहा है कि साउंड का इशू आ रहा है। एक बार आप लोग बताइए, साउंड क्लियर आ रहा है आप लोगों को। कुछ लोग बस कमेंट करके बता दीजिए साउंड क्लियर है। एक बार देखिए, आवाज ठीक आ रहा है आप लोगों को, आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है। ठीक है।
चलिए ठीक है, ठीक है, बस समझ गए, क्लियर आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये वाला चीज समझ लिए तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में भूगोल की 3-4 क्लासेस का एक समझदारी के लिए हमारा काम हो गया है ना। अब 3-4 अगली क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तापमान का व्युत्क्रमण हम लोगों ने समझ लिया। अब तापमान के व्युत्क्रमण के लिए क्या दशाएं चाहिए उसको हमको समझना है। 4-5 दशाएं हैं, एक एक करके उनको विस्तार से समझेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक है लंबी शीतकाल रातें, क्या होता है अभी देखेंगे, लेकिन एक ये कारक है, जब भी लंबी रातें होंगी, ठंड में लंबी ही रातें होती हैं, रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। और अगर वो शीतल हो, ठंडी हो, तो एक फैक्टर होगा, कैसे अभी देखेंगे। स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश, यानी कि आसमान साफ होना चाहिए। ठंड तो पड़नी चाहिए लेकिन बादल भी आसमान पे नहीं होने चाहिए। एक इस फैक्टर्स को भी देखेंगे, समझेंगे कि ये भी एक फैक्टर है। तो एक ये है स्वच्छ आकाश या मेघ रहित आकाश, कैसे इसको देखेंगे। तीसरा है पवन शुष्क रहनी चाहिए, ड्राइनेस उसमें रहना चाहिए, कैसे, क्यों, अभी उसको समझेंगे। तो 3 फैक्टर्स। चौथा है शांत और स्थिर वायुमंडल, यानी कि जो हवाओं की गति है वो अपेक्षाकृत शांत रहनी चाहिए। जो हवाओं की गति है वो अपेक्षाकृत शांत रहनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा हवा तेज नहीं चलनी चाहिए, है ना, हवा तेज नहीं चलनी चाहिए। हिम आच्छादित धरातल, अगर धरातल पे बर्फ जमा हुआ हो तो ये और भी बेहतरीन है, यानी कि सोने पे सुहागा है, यानी कि बेहतरीन कंडीशन होगा व्युत्क्रमण के लिए। कैसे होगा, अब एक एक करके इनको खंगालते हैं, एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। तो यहां पर 4-5 फैक्टर्स हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। अब तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ उठते चले जाते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। इसको हम सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होने की जगह तापमान बढ़ने लगता है तो हम इसको तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भूगोल के स्टूडेंट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन फैक्टर्स को देखें, वो कारक को समझें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देते हैं। तो ऐसे 4-5 फैक्टर्स हैं, है ना। इन 4-5 फैक्टर्स को एक एक करके देखना और समझना है। इन फैक्टर्स को एक एक करके देखना और समझना है। यहां पर उसी चीज को बना दिए हैं, ये एक ग्राफ के माध्यम से या एक इंफोग्राफिक के माध्यम से, जो है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ठंडक बढ़ती चली जाती है। वार्म एयर, गर्म हवा, उससे ठंडी हवा, उसके ऊपर और ठंडी हवा, यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर चलते चले जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है। इसको हम ताप पतन दर कहते हैं। इसकी जगह नीचे वाला वायु ठंडा हो और उसके ऊपर वायु गर्म हो तो इसको हम कहेंगे तापमान का व्युत्क्रमण, है ना। इसी चीज को यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से बताए हैं। शुरू में जब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में चर्चा कर रहे थे तो आपको बताए थे कि जो क्षोभ मंडल है या नीचे का जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तापमान में कमी आती चली जाती है। और फिर जैसे ही हम क्षोभ मंडल से समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करते हैं तापमान दोबारा बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां पर एक ओजोन नामक गैस है, वो क्या करता है, यूवी रेस को अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करता है। इन सब चीजों की चर्चा किए थे, तो वही ग्राफ के माध्यम से आपको बताए हैं। यह सामान्य ताप पतन दर है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आनी चाहिए, वैसे वैसे तापमान में कमी आनी चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब ये जो 4-5 फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके खंगालते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला जो फैक्टर था वो ये कहता है शीतकालीन लंबी रातें, है ना। शीतकालीन लंबी रातें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शीतकालीन लंबी रातें के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया है ना, या एक प्रकार से शीतकालीन लंबी रातों को हम लोगों ने देखा था। शीतकालीन लंबी रातों के संदर्भ में एक एक करके पॉइंट आपको समझाते हैं ताकि आप उस पॉइंट को समझ पाए, मतलब अपेक्षाकृत आसान है। देखिए शीतकालीन लंबी रातें, ये पॉइंट है।
ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको देखना और समझना है। तो ये अपेक्षाकृत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है। शीतकालीन लंबी रातें, इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा समझिए इसको, मान लीजिए कि ये हमारा धरातल है ना, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा धरातल है, सरफेस है। अब जब हम इस धरातल को देखते हैं तो ठंड के दिनों में क्या हो रहा है, शीतकालीन लंबी रातें हम देख रहे हैं ठंड के दिनों में, है ना। ठंड के दिनों में हो क्या रहा है, तो ठंड के दिनों में जैसे मान लीजिए कि जनवरी का महीना है या दिसंबर का महीना है, इन 2 महीनों में हम देखते हैं कि ठंड अत्यधिक पड़ती है, यानी कि दिन के समय क्या स्थिति होती है, दिन के समय ये धरातल बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल का महीना है, आप अगर जमीन को, मिट्टी को टच करके देखेंगे अपने हाथों से ऐसे, तो मिट्टी भी आपको गर्म नजर आएगी, है ना, मिट्टी भी आपको गर्म नजर आएगी। एक मिनट रुकिए, ये जो धरातल है ये अपेक्षाकृत क्या है, ये धरातल अपेक्षाकृत, मान लीजिए दिसंबर और जनवरी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक आसान है, हार्डली आधा घंटा ध्यान दीजिए, आधे घंटे के बाद ये टॉपिक बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। दिसंबर जनवरी के महीने में ये धरातल क्या होता है, जनवरी या दिसंबर जनवरी के महीने में दिल्ली में आप पार्क में जाइए और उसके आसपास बैठिए और मिट्टी को, जमीन को छुएंगे तो वो आपको ठंडा ठंडा लगेगा या बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगेगा। और वही मई के महीने में उसी मिट्टी को या उसी जमीन को आप छुइए तो आपको वो अत्यधिक गर्म लगेगा। क्यों? उसने अवशोषित किया हुआ है सूर्य की किरणों को। और वही दिसंबर जनवरी में के महीने में ये जो धरातल है उसने जमीन को बहुत ज्यादा अवशोषित नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो उसके पीछे का तर्क ये है कि जून के महीने में, आपको मालूम होगा, जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना। कहां पर? कर्क रेखा पे, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो उस पूरी प्रक्रिया में जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल को कवर करती हैं, और कम क्षेत्रफल को गर्म करती हैं तो अत्यधिक गर्म करती हैं, है ना। ये गर्मी का दिन है। लेकिन यही चीज ठंडी के महीने में सूर्य की किरणें ऐसी तिरछी पड़ती हैं। दिसंबर के महीने में कर्क रेखा की जगह मकर रेखा पे, है ना, कर्क रेखा की जगह मान लीजिए ये पृथ्वी है और हमारा भारत यहां पर अवस्थित है ना। मान लीजिए हमारा भारत यहां पर अवस्थित है। सपोज मान लीजिए, थोड़ा सा ये गलत बना है, लेकिन मान लीजिए कि ये कर्क रेखा जो है वो यहां से होके गुजरता है ना, भारत के। अब ये कर्क रेखा यहां से होके गुजर रहा है, इसका मतलब है कि जून के महीने में अगर कर्क रेखा यहां पर है और हम जून के महीने की बात कर रहे हैं, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं भारत पे, यानी कि ऐसे पड़ रही हैं। और जब हम दिसंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सूर्य अपने आप को 23.5 डिग्री साउथ में या मकर रेखा पे अपने आप को स्थापित कर चुका है ना। यहां मान लीजिए सूर्य है, तो यहां पर मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और भारत पे सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही हैं? तिरछी पड़ रही हैं, कुछ ऐसे पड़ रही हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसी स्थिति, और ऐसा होगा तो अपेक्षाकृत एक बड़े एरिया को गर्म करना पड़ेगा, और उतनी ही ऊर्जा को जब अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल को गर्म करना होगा तो अपेक्षाकृत ठंडा होगा। इसका मतलब है कि गर्मी के दिनों में यह धरातल अपेक्षाकृत क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा, और ठंडी के दिनों में यह धरातल अपेक्षाकृत क्या होगा? कम गर्म होगा। ठीक है, इतनी समझदारी बनी। तो यह स्थिति हो गई दिसंबर जनवरी के महीने में, यानी कि हमारा धरातल बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, एक बात हम लोगों ने समझ लिया कि एक ऐसी स्थिति बन रही है लंबवत किरणों के संदर्भ में। दूसरा,
गर्मी के दिनों में हम लोगों ने देखा था कि गर्मी के दिनों में अपेक्षाकृत दिन की लंबाई ज्यादा लंबी होती है और रात अपेक्षाकृत छोटी होती है। उसकी चर्चा आपके साथ किए थे। इसका मतलब है कि जून के महीने में न केवल सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं कर्क रेखा पे, बल्कि अपेक्षाकृत ज्यादा लंबे समय तक पड़ रही हैं। तो एक तो सीधा पड़ना, वो अपने आप में क्षेत्रफल को कम करता है और गर्माहट को बढ़ाता है। दूसरा, अपेक्षाकृत लंबे समय तक पड़ना, ये इसको और भी ज्यादा गर्म कर देगा। लेकिन ठंड के दिनों में क्या हो रहा है? ठंड के दिनों में एक तो ये सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं और अपेक्षाकृत कम समय के लिए पड़ रही हैं। दिन छोटा हो जाता है और रातें लंबी हो जाती है। ये स्थिति हो गई है ना दिसंबर जनवरी के महीने में लंबी शीतकाल रातों में, यानी कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ना और अपेक्षाकृत कम समय के लिए पड़ना, रातें लंबी होना और दिन अपेक्षाकृत छोटा होना। दिन छोटा होगा तो ये और कम गर्म रहेगा। अब ये स्थिति हो गई दिन की। अब होता क्या है कि दिन भर जो पृथ्वी से इस धरातल ने जो ऊष्मा को अवशोषित किया है ना, जो ऊष्मा को अवशोषित किया है, ये ऊष्मा को रात के समय में रिलीज करना शुरू किया जाएगा। रात के समय में ये ऊष्मा रिलीज होगी ना, यानी कि ये धरातल बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ और जो भी गर्माहट दिन के समय में इसने अवशोषित किया है, रात के समय में इसको रिलीज करना शुरू करेगा। रात के समय में रिलीज करने का मतलब क्या हुआ कि धीरे 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 करके गर्माहट रिलीज होती रहेगी वायुमंडल में और नीचे की जो सतह है वो ठंडी होती जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि रात के समय में लगातार सूर्य की किरणें या जो भी सूर्य ताप अवशोषित किया गया है धरातल के द्वारा, उसको रिलीज किया जा रहा है। उसको पृथ्वी कह रही कि अब छोड़ना पड़ेगा, अब उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो सारी गर्माहट वायुमंडल के ऊपर जा रही है और नीचे का धरातल जो है वो जिसने लगातार वो सूर्य की ऊष्मा को रिलीज कर दिया, वापस भेज दिया, जिसको हमने कहा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव किरणें, वो रिलीज हो गई और रिलीज हो गई तो ये सतह क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब अगर ये सतह ठंडा हो गया तो इसके कांटेक्ट में या इस सतह के कांटेक्ट में जो भी वायु आएगा वो भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि इस धरातल ने अपनी ऊष्मा को रिलीज कर दिया है और रिलीज कर दिया है तो गर्माहट ऊपर चला गया। क्लियर हो गया? ये कंडीशन क्या हो गया? नीचे ठंडा, ऊपर गर्म, तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हुआ? समझदारी बनी इसको लेके? ठीक है। लंबी शीतकाल रातें, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक मेजर कारण है जिसके कारण तापमान का व्युत्क्रमण होता है। अब इसको मिटा रहे हैं, हटा रहे हैं। अब इसी पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, लंबी शीतकाल या शीतकालीन लंबी रातें। शीत ऋतु में मेघ विहीन लंबी रात, अभी मेघ विहीनता के बारे में चर्चा करेंगे। शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है, जो मैं पॉइंट अभी बताया हूं कि दिन के समय क्या होता है कि ऊष्मा को रिलीज कर दिया गया, विकृत कर दी जाती है और सुबह तक धरातल के समीप स्थित वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे उसने जितनी भी ऊष्मा थी उसको रिलीज करके ऊपर भेज दिया और सुबह 3-4 बजे तक जो भी पृथ्वी के पास गर्माहट थी उसको रिलीज कर दिया, तो गर्मी ऊपर चली गई, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में आ गई और जो धरातल है वो ठंडा हो गया अपने ऊपर की वायु से। और सुबह तक धरातल के समीप स्थित वायु अपने ऊपर की वायु से अधिक ठंडी हो जाती है। क्यों? नीचे ठंडा हो गया और जो गर्माहट है वो ऊपर अपने आप को स्थापित कर ली है। क्लियर है? यह स्थिति जो है तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देती है। इमेजिन करिए कि ये जो मैं कंडीशन या दशाएं आपको बता रहा हूं दिसंबर जनवरी का, ये दशाएं पूरे साल भर ध्रुवीय क्षेत्रों पे बनी रहती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों का मतलब है 66.5 डिग्री के उत्तर में, उत्तरी ध्रुव में, और दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण के नीचे, यानी 66 से 90 डिग्री के बीच में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में या दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति साल भर बनी रहती है ना। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, है ना, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो धरातल अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे तो लगभग साल भर तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति हमको नजर आती है। और जब हम इन ध्रुवीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में स्थिति हमको दिसंबर जनवरी के महीने में नजर आती है। दिसंबर से जनवरी के महीने में हमको
ये बात समझ में आती है, मतलब ये होता है। और अगर हम ऊपर के ध्रुव में जाते हैं तो हमको अपेक्षाकृत ये जो है साल भर हमको ये फेनोमेना नजर आता है। क्लियर हुआ? तो एक हमने समझदारी बना ली किसकी, एक हमने समझदारी बना ली लंबी शीतकाल रातों के संदर्भ में, है ना। अब एक दूसरा पॉइंट समझते हैं, स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश। स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश, इस पॉइंट को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश, इस पॉइंट को समझना है। यह भी पॉइंट आसान है, यह भी पॉइंट अपेक्षाकृत आसान है। हमने पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखा था, पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझा था, और पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझा था तो हमने एक बात यह समझी थी कि हमारा जो वायुमंडल है, हमने देखा था ना पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में जब चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वायुमंडल है वो हमारा वायुमंडल डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, मान लीजिए कि धरातल है और ये हमारा वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल डायरेक्ट सूर्य की किरणें से गर्म नहीं होता है ज्यादा। ये ज्यादा गर्म होता है जब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराती हैं और जब ये वापस जाती हैं उससे ये ज्यादा गर्म होता है। इसकी चर्चा मैंने आपके साथ की थी पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में। अब जब ये धरातल की तरफ ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य ताप आ रहा है, चाहे हमने इसका नाम फोटोन दिया था, तो जब पृथ्वी की तरफ आ रही हैं तो वायुमंडल इनमें से कुछ को वापस भेज देता है। जैसे क्लाउड है, ये इससे टकरा के सूर्य की किरणें वापस चली जाती है 26%, और बहुत सारी चीजें, वो सारे फैक्ट्स आपको बताए थे। लगभग 14% हमारा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और बाकी सब धरातल की तरफ चला आता है। फिर धरातल से जब ये सूर्य की किरणें वापस जाती हैं, जिसको पार्थिव किरणें कहते हैं, तो वायुमंडल में जो भी क्लाउड कवर है ना, CO2 गैसेस हैं जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जलवाष्प, डस्ट पार्टिकल्स, ये इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं या इनको वापस भेज देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो हम टॉपिक समझना चाहते हैं कि तापमान का व्युत्क्रमण कब होगा, जब आसमान साफ होगा। आसमान साफ होगा का मतलब बादल रहित होगा। बादल की क्या भूमिका है, तो बादल करता क्या है। अब मान लीजिए कि अगर हम ठंडी के दिनों की ही बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम ठंड के दिनों की बात कर रहे हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने की चर्चा हम कर रहे हैं, इसको समझना चाहते हैं। तो दिसंबर जनवरी के महीने में क्या हो रहा है, हमने देखा कि धरातल अपेक्षाकृत कम गर्म हो रहा है, और कम गर्म हो रहा है तो धरातल ठंडा है, अपेक्षाकृत ठंडा है बाकी के महीनों की तुलना में, मार्च अप्रैल मई जून के महीने में तो धरातल अपेक्षाकृत ठंडा है। ठंडा होने के पीछे तर्क क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं और अपेक्षाकृत दिन छोटा है और रातें लंबी हैं। अब ये रात के समय में जब रात लंबी होगी तो जो भी इस पार्थिविक या पृथ्वी या धरातल ने जो गर्माहट अवशोषित किया, इसको वापस भेजना शुरू करेंगे। वापस भेजना शुरू करेंगे तो ये वायुमंडल में सीधे आगे जाता चलता चला जाएगा, और जितनी प्रक्रिया ये तीव्र होगी, मतलब इसमें अगर कोई रुकावट नहीं आएगी इस प्रक्रिया में कि धरातल रात को ठंडा होना शुरू किया और जितनी भी गर्माहट है वो वापस जाना शुरू हो गया, वापस जाना शुरू हो गया, तो नीचे वाला हिस्सा अपेक्षाकृत ठंडा हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म हो जाएगा, और ये तापमान का व्युत्क्रमण होगा। लेकिन इमेजिन करिए कि धरातल रात के समय में ये पार्थिव विकिरण को जो रिलीज करना शुरू किया है, उसके बीच में बाधा आ गया, और बाधा क्या है, आकाश, या आकाश में मेघ। और ये बादल क्या कर रहे हैं, ये बादल इन पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर रहे हैं, और बाकी कह रहे हैं कि वापस मैं तो जाने नहीं दूंगा आपको, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको वापस भेज दूंगा। तो यहां पर ये जो आकाश में बादल हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इन पार्थिव विकिरणों को जो ये बादल से टकराते हैं, इनके एक बड़े हिस्से को पृथ्वी की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी की तरफ वापस भेज देते हैं। तो ये गर्माहट क्या होगा, ये गर्माहट दोबारा नीचे आएगा, और गर्माहट दोबारा नीचे आएगा तो नीचे वाले हिस्सों को गर्म करेगा, और नीचे वाले हिस्सों को गर्म करेगा तो जो नीचे वाला हिस्सा ठंडा था उसकी ठंडक को कम करेगा, और ठंडक को कम करेगा तो तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है
कि आकाश से वापस या मेघ से वापस जो ये किरणें रिडायरेक्ट हुई हैं वो धरातल को गर्म करेंगी, और धरातल को गर्म करेंगी तो धरातल या जमीन से जो सटा हुआ हिस्सा है वो अत्यधिक ठंडा नहीं हो पाएगा, और ठंडा नहीं हो पाएगा तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे नीचे ठंडा और ऊपर गर्म वाली स्थिति नहीं हो पाएगी, तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप देखें ठंड के दिनों में कि अपेक्षाकृत आसमान में बादल है तो आप देखेंगे उस दिन अपेक्षाकृत ठंड कम पड़ेगी, ठंड आपको अपेक्षाकृत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की किरणें इन पार्थिव विकिरणों को वापस पृथ्वी की तरफ रात में भेजती रहती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में तापमान का व्युत्क्रमण नहीं होगा अगर आकाश में आसमान में बादल छाए होंगे। लेकिन अगर ये नहीं रहा, आसमान साफ रहा, तो ठंडक आराम से या गर्माहट आराम से रिलीज होगी, वो वापस नहीं भेजी जाएगी। वापस नहीं भेजी जाएगी तो धरातल तीव्र गति से ठंडा हो जाएगा। तीव्र गति से ठंडा हो जाएगा तो नीचे वाला हिस्सा ठंडा, और ये जो गर्मी रिलीज हुई है वो ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित हो जाएगी, तो ऊपर वाला हिस्सा गर्म, नीचे ठंडा ऊपर गर्म। इसी को हमने क्या कहा? इसी को हमने कहा तापमान का व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण स्थिति क्या हो गया? दूसरा एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि मेघ रहित बादल होने चाहिए, मेघ रहित आकाश होना चाहिए। यह स्थिति तापमान के व्युत्क्रमण को मजबूत बनाती है, उसको सपोर्ट करती है। क्लियर है? अब इसको जरा देख लीजिए। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ, जो दो टॉपिक आपको समझाए हैं तो पूछ लीजिएगा, है ना, फिर से चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर। तो यहां पर हमने लंबी शीतकालीन लंबी रातों को देखा, समझा कि लंबी शीतकालीन रातें कैसे वैसी स्थिति को जन्म देता है। दूसरा, स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश, है ना। जब आकाश स्वच्छ होता है तो पार्थिव विकिरण बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अभी समझा रहे थे, बता रहे थे कि अगर ऊपर आकाश में बादल नहीं होंगे तो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पे आई हैं, धरातल जो उनको वापस रिलीज कर रहा है, जिसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, उनके सामने कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि आसमान साफ है। तो ऊपर वाले हिस्से में गर्माहट इकट्ठी हो गई और नीचे वाला हिस्सा ठंडा हो गया। तापमान का व्युत्क्रमण बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। परंतु मेघों के होने से पार्थिविक विकिरण, यानी कि धरातल से जो विकिरण ऊपर जा रहा है उसके बीच में बाधा आ जाती है, विकिरण बाधित हो जाता है, इसलिए धरातल जल्दी से ठंडा हो जाता है और इसी के साथ इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, जबकि ऊपर वाली परतें अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं, है ना। परंतु मेघों के होने से पार्थिव विकिरण बाधित हो जाता है, इसलिए धरातल जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है। यहां पर जो पॉइंट है वो छूट गया है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना। पार्थिव विकिरण बाधित हो जाता है, इसलिए धरातल जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, धरातल जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है। जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है और इसी के साथ इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, जबकि ऊपरी वायु परतें अपेक्षाकृत गर्म रहती है। यानी कि अगर हम कहें कि मेघ रहित आकाश है तब अपेक्षाकृत जल्दी ठंडी होगी, लेकिन अगर मेघ है आकाश में तो इसका मतलब है ये प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, ठंडी होने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, और धीमी हो जाएगी तो तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म नहीं देगी। क्लियर? एक समझदारी बनी इसको लेके। अच्छा, 1 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो पहले उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, 5 मिनट में फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इशू रिजॉल्व हो गया है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, एक ब्रीफ रिकैप कर देते हैं ताकि आप सब लोग कनेक्ट हो पाए प्रभावी तरीके से। इससे हम पढ़ ये रहे थे कि तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, लगातार न्यूज में रहता है। नवंबर से न्यूज तापमान व्युत्क्रमण चलता रहेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगातार समय समय पे आप न्यूज़पेपर्स में इसको पढ़ते रहेंगे। और पर्यावरण में एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को समझने में ये टॉपिक आने वाले समय में आपको बहुत मदद करेगा। मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी महत्ता है,
जनरली सवाल आते ही हैं, चाहे पेपर 1 में आ जाए चाहे पेपर 3 में पर्यावरण में आ जाए, लेकिन आएगा, मतलब आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हर 3-4 साल पे ऐसा अवसर रहता है। आने वाले समय में वायु प्रदूषण एक बड़ा चैलेंज होगा, तो सवाल बनते रहेंगे प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक न्यूज में रहता है ये, है ना। एक बड़ा ही कह सकते हैं कि एक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही चर्चित मुद्दा है। वैतक्रमण का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तापमान में कमी होनी चाहिए, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तापमान कम होने की जगह अगर तापमान बढ़ जाता है तो इस स्थिति को हम तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर का इन्वर्जन कहते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? तो एक लंबी शीतकाल रातें या एक लंबी ठंडी रातें जो हैं वो एक फैक्टर होता है। दूसरा स्वच्छ तथा मेघ रहित आकाश, ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये स्वच्छ मेघ रहित आकाश का मतलब है कि ऊपर जो बादल हैं एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। धरातल से जब रात को सूर्य का विकिरण या पार्थिव विकिरण जिसको हम कहते हैं कि धरातल जो गर्माहट अपने अंदर समाहित किया हुआ है उसको धीरे धीरे करके रिलीज करता है, बादल उसके बीच में बाधा की तरह होते हैं। बादल कहते हैं कि नहीं, मैं इस गर्माहट को रिलीज नहीं होने दूंगा। तो धरती की इस गर्माहट को या पार्थिव विकिरण को वो कुछ अवशोषित भी करते हैं और कुछ वापस भेज देते हैं। वापस भेज देते हैं तो धरातल बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है और ऊपर वाली वायु और नीचे वाली वायु यानी कि नीचे जो धरातल है वो अत्यधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ये पार्थिव विकिरण जो दोबारा धरातल की तरफ आता है, धरातल उससे दोबारा गर्म हो जाता है, तो नीचे गर्माहट ऊपर ठंडक, ये स्थिति दोबारा बन जाती है। लेकिन जब मेघ रहित आकाश होगा तो पार्थिव विकिरण बिना किसी बाधा के रिलीज होता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, धरातल अपेक्षाकृत ठंडा हो जाएगा और ऊपर का वायुमंडल उस पार्थिव विकिरण को जो अवशोषित किया है वो गर्म रहेगा। तो नीचे ठंडा ऊपर गर्म, तापमान का व्युत्क्रमण, टेम्परेचर का इन्वर्जन। अब जो तीसरा हमको समझना है वो है शुष्क पवन। शुष्क मतलब ड्राई एयर। शुष्क पवन कैसे तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देती है, अब इस बात को समझिए, ध्यान से इसको समझिएगा कि ये शुष्क पवन कैसे जिम्मेदार फैक्टर के रूप में होता है। तो हमको जो अगला समझना है वो है शुष्क पवन। शुष्क पवन, शुष्क मतलब क्या हुआ? हवा में आर्द्रता की कमी है, हवा में आर्द्रता की कमी है, उसको हमने कहा शुष्क पवन। तो इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए कि वायु बहुत ज्यादा आर्द्र है तो अगर वायु आर्द्र है तो हम कहेंगे आर्द्र पवन, और अगर वायु शुष्क है मतलब उसमें बहुत कम पानी है, ये आर्द्रता कम है, तो हम उसको शुष्क पवन कहेंगे। जैसे जून जुलाई के महीने में जब खूब बारिश होती है, मानसून आ जाता है ना, बारिश खूब होती है, तो हवा में खूब आर्द्रता रहती है, हवा में खूब पानी रहता है, तो हम क्या कहेंगे उस समय? आर्द्रता है, हवा में आर्द्रता है। और जो भी हवा या पवन उस समय बह रही होगी तो हम कहेंगे कि पवन में आर्द्रता है, आर्द्र पवन है। लेकिन जैसे अभी का महीना है ना, अप्रैल का महीना है, आप देखेंगे इसमें शुष्कता ज्यादा होती है। इसको समझना है तो बड़े आराम से समझ सकते हैं। यूपीएससी में बहुत सारे हॉबीज आप लोगों को विकसित करने हैं ना। मेंस एग्जामिनेशन जब आप लिखेंगे तो यूपीएससी आपसे फॉर्म भरवाएगा, डीएफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें एक कॉलम लिखा होगा, बना होगा, जिसमें आपको अपनी हॉबी के बारे में भी भरना होगा कि ये मेरी कुछ हॉबीज हैं, खाली समय में ये करना पसंद करता हूँ। तो कुछ कुछ लोग अलग अलग काम करते हैं, है ना। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है, अलग अलग प्रकार की हॉबीज है। उनमें से एक हॉबी जो जनरली हम लोग देखते हैं इंटरव्यू में वो है गार्डनिंग, है ना, कि पेड़ पौधों से लगाव है ना। खाली समय में मैं ग्रीनरी पे काम करता हूँ, प्लांट्स लगाता हूँ, ऐसा कुछ हॉबी होता है। तो अगर आप में से कोई कुछ लोग इसको अनुभव करते हो या अगर ग्रामीण परिवेश में हो तो देखे होंगे कि जैसे अप्रैल का महीना है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि मैंने काफी सारे प्लांट्स लगाए हैं और मुझे प्लांट्स को पानी देना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज लगता है। दिन भर का मुझे सबसे अच्छे कामों में से वो एक लगता है, सबसे सूदिंग सा काम लगता है मुझे, मेरा हॉबी है ये, मान लीजिए।
तो मान लीजिए कि मैं एक चीज को ऑब्जर्व करता हूं कि जब जून जुलाई का महीना होता है या जब खूब बारिश होती है तो मुझे बहुत ज्यादा प्लांट्स को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हवा में आर्द्रता होती है। आर्द्रता होती है तो आर्द्रता होने के कारण मिट्टी से वो वायु आर्द्रता को ग्रहण नहीं करता है। वायु कहता है कि मेरे पास तो खूब पानी अपने आप ही है, तो मैं इस प्लांट से पानी क्यों लूं। तो प्लांट जल्दी सूखते नहीं है, या प्लांट के पत्ते हरे रहते हैं, उनकी मिट्टी अपेक्षाकृत गीली रहती है। लेकिन अभी अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सुबह पानी डाले और 2-3 बजे तक जाते जाते आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मिट्टी ड्राई हो गया है, सूख गया है ना। अगर बहुत डीप वाटरिंग नहीं की है, कम पानी डाले हैं तो पूरा सूख गया है। और हर दिन पानी डालना पड़ रहा है, हर दिन पानी डालने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हवा में आर्द्रता नहीं है, हवा शुष्क है। हवा कह रही है कि मेरे पास पानी नहीं है, तो वो क्या होता है कि गर्माहट से उस पूरी आर्द्रता को अवशोषित कर लेता है। क्योंकि गर्म हवा है और हवा के अंदर आर्द्रता नहीं है, तो उस आर्द्रता को ग्रहण करता रहता है। अब ये आर्द्रता को जो ग्रहण कर रहा है वायु, ये पानी के रूप में तो नहीं कर रहा है, ये जल को वाष्प के रूप में ग्रहण कर रहा है। जल ठंडा है, उसकी प्रकृति ठंडी है, वो गर्म हो गया तो वाष्प हो गया। तो वाष्प अगर वायुमंडल में है, ये जल वाष्प अगर वायुमंडल में है, इसका मतलब है कि ये जो वायु जो अपने अंदर जल को धारण की हुई है, उस जल के साथ साथ उस गर्माहट को भी तो धारण की हुई है। जल के अंदर जो वाष्प बना है, जल जो वाष्प बना है, वो कैसे पानी या पानी जो है वो एक गैस के रूप में परिवर्तित हो गया है? क्योंकि उसने अपने अंदर गर्माहट को समाहित किया हुआ है। इसका मतलब है कि जिस वायु में जल वाष्प अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, उसमें गर्माहट भी ज्यादा होगा। जल का वाष्प है तो थोड़ी गर्माहट भी उसके अंदर होगी। और अगर वायु में जल वाष्प नहीं है, इसका मतलब है कि गर्माहट नहीं है, उस जल के साथ जो गर्माहट है वो उसमें नहीं है। ठंडी के दिनों में इमेजिन करिए, अब ठंड के दिनों के बारे में सोचिए भारत में। ठंड के दिनों में अगर वायु है और वायु के साथ जल वाष्प है, इसका मतलब है कि उसके अंदर थोड़ी सी गर्माहट होगी, है ना। वो वायु अपने साथ कुछ गर्माहट को अवशोषित रखा हुआ है। लेकिन वही ठंड के दिनों में उस वायु में ड्राइनेस होगा, यानी कि अगर वाष्प नहीं होगा तो उतनी गर्माहट नहीं होगी। ठीक है, उतनी गर्माहट नहीं होगी। और उतनी गर्माहट नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये धरातल है, इस धरातल पे अगर कोई हवा चल रही है और उसके उस पास वाष्प है, यानी कि जल वाष्प है, तो अगर जल वाष्प है, इसका मतलब है कि इस धरातल पे जो पवन चल रही है, इसके साथ कुछ गर्माहट भी अपने साथ ही लेके चल रहा है, वाष्प है। लेकिन यही हवा जब ड्राई होगा, सूखा होगा ठंड के दिनों में, तो एकदम सूखी पवन चल रही होगी, ठंडी होगी, अत्यधिक शुष्क होगी। और अत्यधिक शुष्क होगी का मतलब है कि उसके अंदर गर्माहट की कमी होगी, और गर्माहट की कमी होगी तो इस धरातल को और भी ज्यादा ठंडा करेगी, है ना। धरातल को और भी ज्यादा ठंडा करेगी। इसकी तुलना में ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म होगी। ये ड्राई एयर अपने साथ खूब सारा ठंडक लेके आएगी, गर्माहट नहीं लेके आएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अपेक्षाकृत यह ज्यादा ठंडा होगा। तो अगर नीचे जो हवा है वो अपेक्षाकृत शुष्क है, तो उसमें आर्द्रता नहीं है, आर्द्रता नहीं है तो इसमें गर्माहट भी अपेक्षाकृत कम होगा। और ऊपर वाला इलाका वो इसकी तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा में है ही नहीं, ड्राई एयर है, और ड्राई एयर है तो अपेक्षाकृत ठंडा होगा। और इसको ऊपर वाला हिस्सा अगर अपेक्षाकृत गर्म होगा तो हम इसको कहेंगे तापमान का व्युत्क्रमण। तो कई बार जब अत्यधिक ड्राई एयर होता है ना, तब वैसे स्थिति में तापमान का व्युत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, नीचे ठंडा और ऊपर गर्म हवा। जैसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, और अभी इसको आने वाली क्लासेस में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। इसी तापमान व्युत्क्रमण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं कोहरा या फॉग या कुहासा, है ना। इसकी चर्चा 2.5-3 घंटे नेक्स्ट क्लास या 2-3 क्लास के बाद विस्तार से करेंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा इससे जोड़ देते हैं ताकि आप समझ पाए। मेरा पूरा फोकस आज समझाने पे है। मैं जितना जोड़ सकता हूं इधर उधर से मैं सब जोड़ूंगा आज, ताकि मैं आपको समझा दूं। मेरा ये पर्पस है आज, ठीक है। हैंडआउट है पीछे, मिल जाएगा आपको। आज बस मुझे समझिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फॉग, कोहरा, जब भी आप देखिए
या आने वाले समय में आप इसको ऑब्जर्व करिएगा कि सर ने ऐसा ऐसा कहा था। दिसंबर जनवरी के महीने में, जैसे अगर आप दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं या उत्तर भारत में कहीं पर हैं, कानपुर में, लखनऊ में, है ना, पटना में, उत्तर भारत में समुद्र से दूर है, बस मेरा जो पॉइंट है समुद्र से दूर है ना, समुद्र से दूर है और कर्क रेखा से दूर है। हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, बस कर्क रेखा से दूर है आप, है ना, दक्षिण में नहीं है, कर्क रेखा से दक्षिण में नहीं, कर्क रेखा से उत्तर में है और समुद्र से दूर है, बस ये। बाकी आगे चर्चा इसके बारे में करेंगे। ठंड के दिनों में आप देखेंगे जब खूब ठंड पड़ेगा, तापमान सबसे मिनिमम पे जाएगा, है ना, अत्यधिक ठंड पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि कोहरा बन जाता है ना, कोहरे की स्थिति रहती है, फॉग होता है। लेकिन ठंड के दिनों में जब मान लीजिए कि पश्चिमी विक्षोभ आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी कि ठंड के दिनों में आप देखते होंगे 2-3 बार बारिश होती है ना, 3 से 4 बार उत्तर भारत में बारिश हो जाती है। क्यों होती है उसकी चर्चा करेंगे। ऊपर बादल आ जाता है, बादल बारिश करता है ना, और बारिश करता है तो नीचे जो है आर्द्रता आ चली जाती है, आर्द्रता भी होती है, लेकिन साथ साथ ऊपर बादल भी आ गया और बारिश हो गई। और बारिश हो गई तो का मतलब है कि पानी ने क्या किया, नीचे जो है बारिश अपने साथ लेके आ गई। अब नीचे बारिश ले आई और उसके बाद नीचे धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत एवापोरेशन हुआ, है ना, तो जलवाष्प ऐड हो गया। अब अगर ये जलवाष्प वाली स्थिति होगी, है ना, या जल के अंदर वाष्प होगा, तो नीचे वाले वायुमंडल को क्या करेगा, थोड़ा सा गर्म करेगा। और थोड़ा सा गर्म करेगा तो वैसी स्थिति में या उस पोजीशन में हम देखेंगे कि तापमान का व्युत्क्रमण नहीं होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति ना के बराबर होती है, नहीं होती है, क्योंकि नीचे जो है वो एक तरीके से जो जल वाष्प है या जो पानी ऐड हुआ है वो अत्यधिक वायु को ठंडा नहीं होने देता है, और अत्यधिक वायु को ठंडा नहीं होने देता है तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि उस समय अपेक्षाकृत तापमान थोड़ा सा गर्म सा रहता है। लेकिन जैसे ही वो बादल चले जाते हैं वैसे ही अपेक्षाकृत तापमान कम हो जाता है। क्लियर? तो जल वाष्प का होना जो है वो कहीं ना कहीं तापमान के व्युत्क्रमण को होने नहीं देता है, लेकिन वही वायु जब शुष्क हो जाती है तो ये वाष्प या गर्माहट खत्म हो जाती है, नीचे वाला हिस्सा ठंडा, ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। इसी को हम तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। तो एक और पॉइंट हमने समझा, एक और पॉइंट की समझदारी हमारी बनी। तो हम लोगों ने ओवरऑल हम लोगों ने 3 पॉइंट को समझ लिया। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ मेघरहित आकाश, और तीसरा है शुष्क पवन। जल वाष्प युक्त आर्द्र पवन पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण कर लेती है, जो आपको समझा रहे थे, लेकिन शुष्क पवन पार्थिव विकिरण को अवशोषित नहीं करती है और विकिरण वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देती है। लेकिन जल वाष्प अपने साथ विकिरण को रखती है, नीचे जो भी गर्माहट होती है उससे टकरा के वो वापस धरातल पे चली जाती है, या पार्थिव विकिरण दोबारा धरातल पे चली जाती है, धरातल गर्म हो जाता है। क्लियर है? अपेक्षाकृत गर्म होता है, ठंडा नहीं हो पाता है। तो नीचे ठंडा ऊपर गर्म वाली स्थिति तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देती है। नीचे गर्म ऊपर ठंडा, ये नॉर्मल लैप्स रेट है, तापमान का सामान्य पतन दर है। तो नीचे शुष्क पवन का होना तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देगा, और अगर आर्द्रता उसमें होगी तो तापमान का व्युत्क्रमण संभवतः ना के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो एक भूमिका हो गई पवन की भी इसमें। तो 3 बातों को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए शांत वायुमंडल, एक और जो पॉइंट है जो हमको देखना है, शांत और स्थिर वायुमंडल, ये टॉपिक हमको देखना और समझना है। क्लियर है? शांत और स्थिर वायुमंडल, अब इसको समझते हैं। इसको समझते हैं, अपेक्षाकृत आसान है। शांत और स्थिर वायुमंडल, अब इसको ध्यान दीजिए। शांत तथा स्थिर वायुमंडल, हमको इस पॉइंट को समझना है ना, पूरा फोकस कर लीजिए इसको समझने में। शांत तथा स्थिर वायुमंडल तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है। अगर एक ऐसा स्टेटमेंट प्रारंभिक परीक्षा में होगा तो ठीक होगा। क्यों ठीक होगा, अब उस तर्क को समझना है। शांत तथा स्थिर वायुमंडल, शांत तथा स्थिर वायुमंडल तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है।
और तेज गति से चलने वाली जो पवनें होंगी वो तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म नहीं देंगी। ठीक है, कैसे, इसको देखते हैं। धरातल है, सरफेस, है ना, सरफेस है या धरातल है। अब इमेजिन करिए इस धरातल पे पवनें चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, पवन चल रही है, कहीं एक स्थान से यहां से चलना शुरू हुई और बी स्थान की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, पवनें चलती हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। बस पवनें कितने प्रकार की होती हैं, खास करके जो यूनिवर्सल पवनें या वैश्विक पवनें होती हैं उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। ये धरातल है, पवनें चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में दिसंबर जनवरी की, मतलब अत्यधिक ठंडी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ठंड के दिनों की बात कर रहा हूं। कहीं पर पूरे साल भर ठंडी पड़ती है, भारत के संदर्भ में चर्चा करें ताकि कनेक्ट कर पाए। तो दिसंबर जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंडी पड़ रही है, अत्यधिक ठंडी पड़ रही है तो धरातल अत्यधिक ठंडा हो गया है। सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, उससे भी ठंडक है ना। रातें लंबी हैं और ठंडी है, तो उस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, रात अत्यधिक लंबी है और धरातल बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ 5:30-6 बजे, धरातल ने अपनी गर्माहट को रिलीज करना शुरू कर दिया कि यार अब तो ऊर्जा नहीं आ रही है, अब जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज होगी। तो ये धीरे धीरे करके रिलीज होती रहेगी गर्माहट, है ना, ये धीरे धीरे करके गर्माहट रिलीज होती रहेगी। ठीक है, सुबह के 3 बजे 4 बजे तक जो भी हमारे पृथ्वी के पास गर्माहट था सबको रिलीज कर दिया, ठंडा हो गया। इसका मतलब है कि सुबह 3-4 बजे हमारा ये जो धरातल है वो अत्यधिक ठंडा हो गया, इसके पास जो भी गर्मी था सब रिलीज कर दिया। अब सूर्य से जो भी अवशोषित गर्मी था वो है ही नहीं, और अगर है ही नहीं तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि धरातल का नीचे वाला हिस्सा अपेक्षाकृत ठंडा हो गया। अब ये हो तो गया ठंडा। अब पता चला कि इस ए पोजीशन से या नोएडा की तरफ से दिल्ली में हवा चलने लग गई, या गुड़गांव की तरफ से दिल्ली में हवा चलनी शुरू हो गई इस सुबह के 3-4 बजे। और हवा चल रही है, और आ कहां से रही है हवा, मान लीजिए कि ये हवा आ रही है, सपोज करिए कि मध्य प्रदेश के हिस्से से आ रही है, यह अपेक्षाकृत गर्म स्थान से आ रही है जहां पर उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। तो यह हवा चलनी शुरू हो गई, और यह हवा चलनी शुरू हो गई तो इसका तापमान मान लीजिए कि ज्यादा है, और ये जो धरातल यहां पर ठंडी हुई है ये अपेक्षाकृत ठंडा है। ये हवा अपने साथ तापमान को ज्यादा लेके आ रहा है, ये अपेक्षाकृत गर्म है। इसने क्या किया कि यहां पर जो भी ठंडक था या तापमान मान लीजिए कि कोई भी कुछ भी हो, ये हवा अपने साथ जो भी यहां पर ठंडक थी इस ठंडक को अपने साथ आगे बढ़ा के ले गई, और जो अपने साथ गर्माहट थी उसको इसके साथ मिक्स कर दिया। इसका मतलब है इसके तापमान को बढ़ा दिया, यानी कि पृथ्वी ठंडी हो रही है और यह हवा इस ठंडक को बहा के ले जा रही है। ये पृथ्वी ठंडी हो रही है, इस ठंडक को बहा के ले जा रही है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में यहां से ये सारी ठंडक यहां से आगे मूव करती जाएगी, और तापमान के व्युत्क्रमण के लिए नीचे ठंडा होना और ऊपर गर्म होना, नीचे ठंडा और ऊपर गर्म, है ना, ठंडा और ऊपर गर्म होना, इसको हम व्युत्क्रमण कहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएं, गर्म से ठंडा होना चाहिए वायुमंडल, लेकिन ठंडा से गर्म होगा। अब अगर यह हवा इस ठंडक को बहा के बार बार लेती चली जाएगी तो क्या यह धरातल बहुत ज्यादा ठंडा हो पाएगा? नहीं। और अगर धरातल बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है कि नीचे ठंडा और गर्म जैसी स्थिति नहीं बनेगी, और स्थिति नहीं बनेगी तो तापमान का व्युत्क्रमण नहीं होगा। लेकिन अगर लंबी शीतकालीन रातें हैं, रातें बहुत लंबी हैं और ठंडी है और हवा नहीं चल रही है, और अगर हवा नहीं चल रही है इसका मतलब है कि ये ठंडक के साथ मिक्सिंग नहीं हो रही है, गर्म और ठंडी हवा बहुत ज्यादा मिक्स नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि लगातार धरातल के साथ साथ वाला जो वायुमंडल है वो धरातल के कांटेक्ट में आने के कारण लगातार ठंडा होता जाएगा, और उस ठंडक को वहां से हटाया नहीं जा रहा है वायु के द्वारा। क्यों? क्योंकि पवनें चल ही नहीं रही हैं, पवनें बहुत ही मंद गति से चल रही हैं, उनकी क्षमता ही नहीं है कि इस ठंडक को बहा के आगे ले जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये सारी ठंडक यहां पर इकट्ठी होती रहेगी और ये अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। इसलिए शांत तथा स्थिर वायुमंडल, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो बहुत ज्यादा, है ना, क्षैतिज रूप से पवनें बहुत ज्यादा ना चले, और नहीं चलेंगे तो बहा के नहीं ले जा पाएंगी, और नहीं ले जा पाएंगे तो ऐसी स्थिति में नीचे लगातार ठंडक इकट्ठी होती रहेगी और
जो भी पार्थिव विकिरण ऊपर रिलीज हुआ है वो ऊपर वाले हिस्से में गर्म हो जाएगा। तो जो वायुमंडल इस धरातल के कांटेक्ट में आएगा वो ठंडा हो जाएगा और वो ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। ये स्थिति तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देगा। लेकिन जैसे ही वायु चलेगी, ठंडक को बहा के ले जाएगी, वैसे ही स्थिति बदल जाएगी, नीचे गर्माहट आ जाएगा, या ये पवन अपने साथ गर्माहट को लेके आ जाएगा, स्थिति बदल जाएगी, तापमान का व्युत्क्रमण हट जाएगा। इसीलिए जनरली ठंड के दिनों में तापमान का व्युत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तब देखा जाता है या देखते हैं हम जब अपेक्षाकृत पवनें बहुत ही मंद गति से चलती हैं। यह स्थिति बड़ी चिंताजनक होती है ना, वायु प्रदूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चर्चा करूंगा विस्तार से। क्लियर हो गया? तो एक स्थिति समझ में आया, शांत तथा स्थिर वायुमंडल तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है। अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि हवाओं का तीव्र गति से चलना या पवनों का तीव्र गति से चलना तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। तर्क मैंने आपको समझाया, बताया। क्लियर? अब इसी चीज को देख लीजिए, इसी को पढ़िए। शुष्क पवन हम लोगों ने देख लिया, शांत तथा स्थिर वायुमंडल। शांत वायुमंडल दशाओं में वायु धरातल के पास अधिक समय तक रहती है एवं धरातलीय तापीय विशेषताओं को ग्रहण करती रहती है। इसके विपरीत प्रवाहित पवनें अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देती हैं और ठंडी वायु को अधिक समय तक स्थिर नहीं रहने देती हैं, उनको अपने साथ बहा के ले जाती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब है कि शांत तथा स्थिर वायुमंडल तापमान के व्युत्क्रमण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट दे इसके रिवर्स में कि तीव्र गति से पवनें चल रही हैं और तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देती हैं, तो स्टेटमेंट गलत होगा। अब एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, वो है हिम आच्छादित धरातल। क्या हिम आच्छादित धरातल भी तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देती है ना? तापमान के व्युत्क्रमण को क्या ये जन्म देती है? तो इसको भी समझते हैं, इसको भी देखते हैं। हाँ, 1 मिनट रुके हुए हैं हम, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। हम रुके हुए हैं 1 मिनट, आप करिए, टेक्निकल टीम देख रही है। 1 मिनट दीजिए जरा, क्या इश्यूज हैं। हम रुके हुए हैं, कुछ भी आपका मिस नहीं हो रहा है, निश्चिंत रहिए, एक बार हो जाने दीजिए चीजों को। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, रुक गए थे आपके लिए। हम लोगों ने ये 4 पहलुओं को देख लिया। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ तथा मेघरहित आकाश, शुष्क पवन, शांत तथा स्थिर वायुमंडल, इस पहलू को हम लोगों ने समझ लिया है ना। अब इसको देखिए, हिम आच्छादित धरातल। इस पॉइंट को समझ लेंगे तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हिम आच्छादित धरातल, है ना। क्लियर है? हिम आच्छादित धरातल। अब इस टॉपिक को देखिए और एकदम आराम से समझ लीजिए, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था लास्ट क्लास में, उसकी चर्चा मैंने आपके साथ की थी, उसका नाम था एल्बिडो। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, टॉपिक कंप्लीट, फिर दिक्कत ही नहीं होगा। हिम आच्छादित धरातल, है ना, हम इस पॉइंट को कर रहे हैं। हिम आच्छादित धरातल, ये कैसे तापमान को हिम आच्छादित धरातल, है ना, ये कैसे तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की थी, एल्बिडो। जरा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए एल्बिडो क्या होता है। बस 2-3 लाइन लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा। एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। एल्बिडो
एल्बिडो क्या होता है? हार्डली 5 शब्दों में मुझे, 6 शब्दों में मुझे बताइए एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो से आप क्या समझते हैं? एल्बिडो से आप क्या समझते हैं, मुझे थोड़ा सा लिख के बताइए। परावर्तित करना, ठीक है, ठीक है ना, परावर्तित करना या परावर्तित करने की क्षमता को हम एल्बिडो कहते हैं। यानी कि ये हमारा धरातल है और ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये सूर्य की किरणों को कितना ज्यादा वापस भेज सकता है। मान लीजिए कि 100 सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो इस 100 में से कितनी सूर्य की किरणों को वापस भेज सकता है। इसी को हम कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट या परावर्तन करने की क्षमता, रिफ्लेक्ट बैक करने की क्षमता। तो हमने देखा था कि जो बर्फ होता है उसकी क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, और जो अपेक्षाकृत फ्रेश आइस होता है या जो बर्फ होता है जो अभी अभी बर्फबारी हुई है, उसकी क्षमता एल्बिडो की ज्यादा होती है। तो एल्बिडो की क्षमता का मतलब क्या हो गया कि सूर्य की किरणें आ रही हैं और इस जो भी सतह है उस सतह से टकराया, और सतह से टकराने के बाद कुछ अवशोषित हो जाएगा और कुछ वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऋचा, आयुष, है ना, सरिका, राकेश, खालिद, विपिन, बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। बस इतना ही बस जानना चाहते थे कि आप लोग इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो एल्बिडो का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन करने की क्षमता, कि हमारा धरातल कितना अवशोषित करना है, कितना वापस भेज देता है। जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उनको परावर्तित करने की क्षमता को हम एल्बिडो कहते हैं। तो अलग अलग सतह का अलग अलग एल्बिडो होता है। सबसे ज्यादा एल्बिडो बर्फ का होता है और बाकी किसका अपेक्षाकृत कम होता है, उसकी चर्चा आपके साथ की है। जो पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि हिम आच्छादित धरातल का एल्बिडो ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है इसका मतलब क्या है कि सूर्य की किरणें आ तो रही हैं लेकिन धरातल पे पड़ने के बाद वो उसको एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, धरातल उसको एब्जॉर्व ज्यादा नहीं कर रहा है, एब्जॉर्व ज्यादा नहीं कर रहा है, उसको वापस ज्यादा भेज रहा है। वापस ज्यादा भेज देगा तो क्या ये धरातल गर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? ये ठंडा होगा। और ये सूर्य की किरणें जो वापस भेजी जा रही हैं ये इस वायुमंडल को गर्म करेंगी, तो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ठंडा। तो नीचे वाला हिस्सा ठंडा और ऊपर वाला हिस्सा गर्म। ये क्या स्थिति हो गई? तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति। नीचे ठंडा, ऊपर गर्म। तो अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि अगर किसी वस्तु का, है ना, अगर किसी वस्तु का एल्बिडो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में तापमान का व्युत्क्रमण नहीं होगा, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी वस्तु का एल्बिडो अगर ज्यादा होगा तो तापमान के व्युत्क्रमण की संभावना नगण्य होगी, न के बराबर होगी, स्टेटमेंट गलत होगा। किसी वस्तु का एल्बिडो अगर ज्यादा होगा तो तापमान के व्युत्क्रमण की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, और अगर वो धरातल हिम आच्छादित है, हिम से ढका हुआ है, तो वैसे स्थिति में तापमान के व्युत्क्रमण की संभावना प्रबल होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा गर्माहट को रिसीव ही नहीं कर रहा है। यह धरातल ठंडा है और इस ठंडे के कांटेक्ट में जो भी वायु आएगा वो ठंडा हो जाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म होगा, क्योंकि परिवर्तन करने के बाद वायुमंडल का कुछ हिस्सा इसको अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो ऊपर वाला हिस्सा गर्म, नीचे वाला हिस्सा ठंडा। तापमान का व्युत्क्रमण। तो हिम आच्छादन या हिम से ढका हुआ सरफेस तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है, तो देता है टेम्परेचर का इन्वर्जन जैसी स्थिति रहेगी। क्लियर है? तो हम लोगों ने एक और पॉइंट समझ लिया। एक और पॉइंट क्या समझ लिया हम लोगों ने? एक ये पहलू भी देखा, हिम आच्छादित धरातल, हिम आच्छादित क्षेत्रों में अधिक एल्बिडो के कारण, जो मैंने अभी आपको बताया, अधिक एल्बिडो के कारण सौर विकिरण की कम मात्रा प्राप्त होती है। सूर्य धरातल पे कम अवशोषित हो पाता है, सौर विकिरण की कम मात्रा स्थापित हो पाती है। रात्रि के समय पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में वापस चली जाती है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो कम ही हुआ है, और धरातल ठंडा हो जाता है। इसके कारण संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, लेकिन ऊपरी परत हमेशा गर्म रहती है, और यह स्थिति तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देती है। तो 5 फैक्टर्स हम लोगों ने देखा। ये यूपीएससी का पेट है,
इन्हीं पांचों को लेके जनरली प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जाता है, बनाया जाता है। तो इसी में गलत गलत स्टेटमेंट लिखा होगा। तीव्र गति से वायु का चलना या पवनों का चलना तापमान के मतलब स्टेटमेंट देगा, तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एल्बिडो का कम होना या धरातल पे एल्बिडो का कम होना तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देगा, स्टेटमेंट गलत होगा। एल्बिडो का ज्यादा होना तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म दे सकता है। क्लियर है? ऐसे ही शुष्क पवन लिखेगा कि आर्द्र पवन जो है उससे तापमान के व्युत्क्रमण की संभावना प्रबल होती है, आर्द्रता के कारण नहीं, शुष्कता के कारण प्रबल होती है। क्यों, वो आपको बताएं। ऐसे ही कहेगा कि मेघ आच्छादित आकाश जो है, मेघ आच्छादित या आकाश में मेघ का रहना तापमान के व्युत्क्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, स्टेटमेंट गलत होगा। शीतकालीन लंबी रातों की जगह लिखेगा कि अपेक्षाकृत गर्मी के दिनों में तापमान के व्युत्क्रमण की संभावना प्रबल होती है, स्टेटमेंट गलत होगा। मतलब ऐसे करके गलती कराना चाहेगा, और बाकी सही क्या है उसकी चर्चा तो आपके साथ हमने किया ही है। तो इनको ध्यान रखना है, ये 4-5 पॉइंट्स को मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। तापमान के व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं, और तापमान के व्युत्क्रमण के लिए जो जलवायु दशाएं हैं उनको समझाइए, गिनाइए। तो आपको इन चारों पांचों के बारे में एग्जामिनर को थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन में बता देना कि सर तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये होता है तापमान का व्युत्क्रमण। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, तापमान कम होने की जगह तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, तो उसके पीछे 5 कारक है, 5 जलवायु दशाएं हैं। सबके बारे में थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन एग्जामिनर को बताइए कि सर ये मेरी समझदारी है, इसको लेके टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्लियर है? लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, कोई मुश्किल तो नहीं है। और यहां से प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ भी अगर उल्टा स्टेटमेंट देता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, हम लोगों ने क्लास में विस्तार से कॉन्सेप्ट बनाया है, इसके इतर या विपरीत अगर कहा जाता है तो मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि कारक क्या है, वो फैक्टर्स क्या है, तो उसके बेसिस पे हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो 2 चीजें हम लोगों ने समझा। अब तीसरे पहलू को देखते हैं, तीसरे पहलू को समझते हैं। ये जो व्युत्क्रमण होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग जगहों पे धरातल सब जगह समतल नहीं है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है ना। तो इस स्थिति में जो व्युत्क्रमण है या व्युत्क्रमण है उसको हम 3 प्रकार में देख सकते हैं, या 3 प्रकार की उसकी चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है? जो नोट्स आपके पास है ना, जो क्लास नोट्स है, वो मैंने ही नोट्स बनाया है। तो कई बार कुछ नोट्स में उस समय ध्यान नहीं आया तो कुछ चीजें छूट गई। तो जैसे व्युत्क्रमण के प्रकार को देखेंगे तो व्युत्क्रमण के प्रकार को मैंने बहुत ज्यादा विस्तार से जो नोट्स है उसमें ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि तापमान के व्युत्क्रमण को लेके या उसके प्रकार क्या है। ठीक है, उस समय हमसे मिस हो गया, नहीं कर पाए, ध्यान नहीं रहा। तो वो जो नोट्स आपके पास है ना, प्रिंटेड नोट्स, तो उसको बनाते समय थोड़ा सा रह गया था हमसे, तो यहां पर उसको ऐड कर दिए हैं। तापमान के व्युत्क्रमण के प्रकार, तो तापमान के व्युत्क्रमण के प्रकार में 3 बातें हैं, या 3 तरीके से या 3 प्रकार को हमको समझना है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तापमान के व्युत्क्रमण के प्रकार 3 प्रकार का है। व्युत्क्रमण का कॉन्सेप्ट सेम है, उस कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस जो पृथ्वी का धरातल है वो समतल नहीं है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है। उस संदर्भ में हमको 3 प्रकार को देखना है, 3 प्रकार को समझना है। ठीक है, तो इन 3 प्रकार को देख लेते हैं। एक को कहते हैं धरातलीय व्युत्क्रमण, जो आपके सामने है। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वही है धरातलीय व्युत्क्रमण। यह पृष्ठीय व्युत्क्रमण कुछ नहीं है, धरातल है, समतल है, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ी, बहुत ज्यादा नहीं पड़ी, तो नीचे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाया, रात के समय पे वो पार्थिव विकिरण वापस चला गया, धरातल ठंडी हो गई, और इसी को हमने कहा धरातलीय व्युत्क्रमण या भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण। जो अभी तक समझाए हैं वही टॉपिक है। धरातलीय व्युत्क्रमण का विकास तब होता है जब अपेक्षाकृत ठंडी धरातलीय सतह के संपर्क में, है ना, धरातल ठंडा है, ठंडी के दिनों में संपर्क में आने वाली वायु ऊपरी वायुमंडल की तुलना में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, तो नीचे ठंडा वायु, ऊपर अपेक्षाकृत गर्म वायु। क्लियर है? इसको हमने कहा धरातलीय व्युत्क्रमण। जो अभी तक समझा रहे थे वही कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक दूसरे कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं, एक दूसरे पहलू को चर्चा करते हैं। बहुत ही सारगर्भित तरीके से चर्चा कर रहे हैं, इसको बहुत ही विस्तार से चर्चा करना है, इसको बहुत ही विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखेंगे इसको, और खास करके जब 30 से 45 डिग्री के अक्षांशीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो वहां पर और विस्तार से इसको देंगे, या इसको और विस्तार देंगे। ये क्या है? वाताग्रीय व्युत्क्रमण।
वाताग्र, थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट बनाना है। और अभी वाताग्र आपको लिखवा नहीं रहे, बस दिमाग में मेमोरी में फीड रखिए। वाताग्र के बारे में एकदम थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे कि वाताग्र होता क्या है ना। पहले एक शब्द है यहां पर वाताग्र, पहले वाताग्र देख लेते हैं। और वैतक्रमण तो मालूम ही है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे नीचे जाए तापमान कम होने की जगह बढ़ जाए तो वैतक्रमण हो गया। बस ये जो सामने वाताग्र लग गया है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। और यहां पर नोट्स के फॉर्म में तो हमको 2-4 ही लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वाताग्र क्या होता है, बनने की दशाएं क्या है, प्रकार क्या होते हैं, इन सब को विस्तार से 2.5-3 घंटे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, वाताग्र, वाताग्र लिखा है ना। वाताग्र सिंपल है। वाताग्र, वाताग्र होता क्या है? वाताग्र को अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं फ्रंट। कई बार मुख्य परीक्षा में वाताग्र लिखने की जगह फ्रंट लिखा होगा। फ्रंट से आप क्या समझते हैं? तो वाताग्र कहें या फ्रंट कहें, एक ही मतलब है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा विस्तार से आगे करेंगे। फ्रंट, फ्रंट का मतलब है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे फौज की तैनाती जो है फ्रंट एरियाज में कर दी गई है। फ्रंट एरिया मतलब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर मान लीजिए, या भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे कर दी गई है, फ्रंट पे है, सामने है। तो वाताग्र में होता क्या है, यह एक ऐसी स्थिति, ऐसी जलवायु कंडीशंस होते हैं, एक ऐसा जलवायु का स्थिति होता है जहां पर दो अलग दिशाओं से, है ना, दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आके मिलती हैं। दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आके मिलती हैं, तो जहां पर मिलेंगी उसको फ्रंट कह देंगे। ये दो विपरीत दिशाएं से हवाएं चलनी शुरू हुई, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, और जहां पर मिलेंगी हमने उसको कह दिया फ्रंट, या हमने उसको कह दिया वाताग्र। अब इसको थोड़ा सा भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि हमारी ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है। बस अभी मान लीजिएगा, जो कहेंगे उसको स्वीकार कर लीजिएगा, उस पर सवाल मत खड़े करिएगा, क्योंकि जो कह रहे हैं तथ्यात्मक रूप से वो सही बात है, बस उसको समझा नहीं रहे हैं, उसको समझाएंगे आगे। इसको 30 डिग्री मान लीजिए, इसको 45 डिग्री मान लीजिए, और इसको 90 डिग्री मान लीजिए, 90 डिग्री। ये जो 30 डिग्री देख रहे हैं, ये जो कर्क रेखा देख रहे हैं, यहां से हवाएं चलती हैं ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। और इस 90 डिग्री से हवाएं चलती हैं ऐसे, और दोनों हवाएं मिलती हैं लगभग 45 डिग्री के पास। दोनों ही हवाएं 45 डिग्री पे आके मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं ये फ्रंट बन रहा है, दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आई और कहीं पर बीच में मिल रही है, तो हमने उसको वाताग्र कह दिया, ये फ्रंट कह दिया। तो अगर मैं इसको मैप पे दिखाऊं, या अगर हम इसको ग्लोब पे देखने का प्रयास करें, तो ग्लोब पे जब हम देखते हैं तो हमको नजर आता है कि पूरे साल भर लगभग इस 30 डिग्री से हवाएं 45 डिग्री की तरफ चलती हैं, और इस 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा से हवाएं 45 डिग्री अक्षांशीय रेखाओं की तरफ चलती हैं, और इस 45 डिग्री के आसपास ये दोनों हवाएं आके मिल जाती हैं। तो हमने इसको कह दिया फ्रंट, कि 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास वाताग्र या फ्रंट का निर्माण होता है। क्लियर है? अब जरा यहां पर पॉइंट को समझिएगा। ये जो 30 डिग्री से या कर्क रेखा से जो हवाएं चल रही होंगी, कर्क रेखा मरुस्थल है, 23.5 डिग्री पे मरुस्थल है, और ये गर्म मरुस्थल है। तो इसका मतलब है जो हवाएं चल रही होंगी ये गर्म होंगी अपेक्षाकृत, मोटा मोटा इतना मान लीजिए कि गर्म हवाएं होंगी, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं चल रही होंगी वो ठंडी होंगी। यहां पर गर्म और ठंडी हवाएं मिली, गर्म और ठंडी हवाएं इस 45 डिग्री पे आके मिली, इसको 45 डिग्री मान लीजिए। गर्म और ठंडी हवाएं आके मिली, हमको मालूम है ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। तो इमेजिन करिए कि यहां से ये ठंडी हवा आ रही है, यहां से गर्म हवा आ रही है, और दोनों बोल रहे हैं कि आके आपस में मिलेंगे। तो दोनों मिलना शुरू हुए। ठंडी की प्रकृति है कि वो भारी है तो नीचे बैठेगा, और गर्म की प्रकृति है कि वो अपेक्षाकृत हल्का है तो ऊपर उठेगा। तो ठंडी हवा क्या करेगी, इस गर्म हवा को धक्का देगी कि ऊपर जाओ,
और गर्म हवा हल्की है तो वो अपने आप को ऊपर स्थापित कर लेगी, नीचे ठंडा ऊपर गर्म, नीचे ठंड ऊपर गर्म, तापमान का व्युत्क्रमण, टेम्परेचर का इन्वर्जन। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में तापमान का व्युत्क्रमण इस वाताग्र या फ्रंट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है और लगातार इस मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों पे वाताग्र का फॉर्मेशन, फ्रंट का फॉर्मेशन तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है, नीचे ठंडी हवाओं का होना और ऊपर गर्म हवाओं का उठना। ऐसी एक स्थिति बनती है और इसी को हम वाताग्र, इसी को हम फ्रंट कहते हैं और यही फ्रंट तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देता है। तो अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि वाताग्र या फ्रंट का फॉर्मेशन जो है तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देगा तो वो स्टेटमेंट ठीक रहेगा आपके लिए, मतलब वो स्टेटमेंट ठीक होगा। टकराने के बाद ये हवाएं, ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, वाताग्र का फॉर्मेशन। अब इस वाताग्र के फॉर्मेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब ये फ्रंट बनता है तो किस प्रकार की जलवायु की दशाएं होती हैं, गर्म हवा जब आती है या गर्म हवा वाले क्षेत्र में क्या स्थिति होगी, ठंडी हवा वाले क्षेत्र में क्या स्थिति होगी, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, इन सब की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहां पर हमको एक बेसिक समझदारी बनानी थी कि ये फ्रंट क्या होता है ना, या वाताग्र क्या होता है। तो हम लोगों ने एक तो धरातलीय व्युत्क्रमण को समझ लिया, दूसरा हमको एक ब्रीफ में जो समझदारी बनानी थी वो था वाताग्री व्युत्क्रमण या फ्रंटल, आप कह सकते हैं इन्वर्जन, तापमान में का ऊपर जाने पे तापमान कम हो जाना, व्युत्क्रमण होना। यह तब घटित होता है, अब इस पॉइंट को जो समझाए हैं उसको देखिए, यह तब घटित होता है जब एक शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि के नीचे स्थापित हो जाती है। शीत वायु राशि, ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के नीचे स्थापित हो जाती है। क्लियर हुआ? कहां की बात कर रहे हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। और उष्ण वायु राशि को ऊपर उठा देती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम वाताग्री व्युत्क्रमण कहते हैं। इसको इसके माध्यम से समझिए, फ्रंटल इन्वर्जन या वाताग्र का इन्वर्जन, इसको एक ग्राउंड है, ये जमीन है नीचे, यहां पर ये एयर मास है, ये गर्म है ना, ये वार्म एयर मास है, और यहां पर नीचे देखिए ये कोल्ड एयर मास है। ठंडी हवा इधर से नीचे धक्का दे रही है, नीचे स्थापित हो रही है, और गर्म हवा इसके ऊपर स्थापित हो रही है। तो नीचे ठंडा, यहां पर गर्म। अगर आप इस स्थिति को देखें तो यहां पर क्या हो गया है, अगर आप इस स्थिति को देखें तो ये ठंडी हवा और ये नीचे गर्म हवा है ना। तो नीचे गर्म ऊपर ठंडा, तापमान का व्युत्क्रमण, फ्रंटल इन्वर्जन। दुनिया के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनती है। क्यों बनती है उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो एक समझदारी इसको लेके बनी कि वाताग्री व्युत्क्रमण क्या होता है। दो चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं इस व्युत्क्रमण के प्रकार के संदर्भ में। तो एक तो हम लोगों ने समतल मैदान देख लिया है ना, एक तो हम लोगों ने इसको देख लिया धरातलीय व्युत्क्रमण को, दूसरा हम लोगों ने वाताग्री व्युत्क्रमण को समझ लिया। अब तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है प्रकार के संदर्भ में, वो है अंतर पर्वतीय घाटियों में तापमान का व्युत्क्रमण। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और ब्रेक के बाद फिर से क्लास शुरू करते हैं। व्युत्क्रमण में दो चीजों को हम लोगों ने देख लिया और तीसरे पहलू को हमको देखना है। तो बस एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में दो पहलुओं को देख लिया, समझ लिया। एक हम लोगों ने वाताग्री व्युत्क्रमण को देखा, समझा, और दूसरा एक धरातलीय व्युत्क्रमण है, इसको भी हम लोगों ने देखा और समझ लिया है। अब जो तीसरा पहलू है जो हमको देखना और समझना है वो है अंतरा पर्वतीय घाटियों में तापमान का व्युत्क्रमण। इस पहलू को देखना और समझना है। इसको हमको देखना और समझना है।
चलिए शुरू करते हैं आगे। इसको समझ लीजिए और फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अंतरा पर्वतीय घाटियों में तापमान का वैविध्यक्रमण। आसान है, बहुत ही आसान है, इसको भी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। बस इस फेनोमेना को समझिए, इस प्रक्रिया को समझिए कि प्रक्रिया होती कैसे है और कैसे इससे तापमान का वैविध्यक्रमण होता है। अंतरा पर्वतीय घाटियों में तापमान का वैविध्यक्रमण, ये टॉपिक है आपके सामने। इसके लिए एक स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देख के ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसको देखते हैं, हाँ? अंतरा पर्वतीय मतलब पहाड़ का एक ऊपर वाला हिस्सा, पहाड़ का ये एक ऊपर वाला चोटी और ये घाटी, है? नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा घाटी हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पीक हो जाएगा। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि होता क्या है। दिन और रात, इन दो समय को समझना है, इन दो समय में क्या स्थितियां बनती हैं, इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, यानी कि माउंटेनस एरियाज में, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो क्या स्थिति बनती है दिन और रात के समय इस घाटी और चोटी के ऊपर, है ना। इस प्रक्रिया को समझना है और इसको तापमान वैविध्यक्रमण के साथ जोड़ना है, बस इतना ही हमको करना है। देखिए, दिन की बात करें, दिन है ना, दिन की अगर हम बात करते हैं, दिन है, ठंडी का दिन है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन दिन में तो धूप निकल रही है ना। दिन में अगर धूप निकलेगी तो इमेजिन करिए कि जो घाटी वाला क्षेत्र है ये गर्म होगा, या इसको ऐसे देखते हैं। इसको इस तरह से देखते हैं। दिन के समय में मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, दिन के समय में गर्माहट बढ़ रही है, हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। यहां पर भी ये जो चोटी है ना, यहां पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी, तो दिन के समय यहां पर हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी। तो दिन के समय क्या हो रहा होगा, हवाएं आराम से ऊपर गर्म हो रही हैं, उठ रही हैं, ठीक है। ये दिन के समय प्रक्रिया चल रही होगी। अब जरा रात के समय सोचिए। रात के समय हमको मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ जाती है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वो अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है। तो अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो पहाड़ का जो ऊपर चोटी वाला इलाका होगा वो अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा होगा। रात के समय में अत्यधिक ठंडा हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी यहां पर। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये भी ठंडा होगा, लेकिन इसकी तुलना में अपेक्षाकृत गर्म होगा। ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ठंडक बढ़ती जाएगी और नीचे वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म होगा। तो हम यही तो कर रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा ठंडा और नीचे वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म, है ना। ये तो कुछ वैसी आकृति बना लीजिए यहां पर। तो नीचे वाला हिस्सा गर्म हो गया, ऊपर वाला हिस्सा ठंडा हो गया। रात में ये वाला हिस्सा अत्यधिक ठंडा होगा, ये वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म है, नीचे है, अपेक्षाकृत समुद्र तल के पास है, वो समुद्र तल से दूर है तो ठंडा हो गया। अब जरा सोचिए कि अगर रात को ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना, जब ये ठंडा होगा तो भारी होगा कि हल्का होगा? भारी होगा। जैसे हमने कहा था कि दिन में गर्म हो रहा है तो ये हवाएं गर्म होने के बाद हल्की हुई तो ऊपर उठी, ये भी यहां पर भी हवाएं गर्म हुई तो ऊपर उठी। लेकिन रात के समय अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण ये ठंडा हो गया, हवाएं क्या होंगी, भारी हो जाएंगी। और अगर हवाएं भारी होंगी तो गुरुत्वाकर्षण के प्रवाह के कारण, गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ ये लगातार नीचे बैठना शुरू करेंगी या नीचे की तरफ इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो रात के समय इन ऊपरी इलाकों से लगातार ठंडी और भारी हवा नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देगी, नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देगी। तो नीचे वाले इलाकों में लगातार ठंडी हवा इकट्ठी होती रहेगी,
अब यहां पर जो अपेक्षाकृत इसकी तुलना में गर्म हवा थी वो हल्की होगी, और गर्म हवा होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो यहां पर स्थापित हो जाएगी। यहां की ठंडक यहां पहुंच गई और यहां की गर्माहट यहां पहुंच गई, तो यहां पर सुबह के 3-4 बजे यहां पर गर्माहट रहेगी और इस वाले इलाके में अपेक्षाकृत ठंडक रहेगी। नीचे क्या हो गया? ठंडा, और ऊपर क्या हो गया? गर्म। इसका मतलब है कि रात के समय पहाड़ी क्षेत्रों में जो वैली वाला इलाका होता है, पहाड़ के जो नीचे तलछट वाला इलाका होता है, वो अत्यधिक ठंडा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म रहता है। आप कभी भी देखिए पहाड़ों पे आप जाएंगे तो अधिकतर आपको पहाड़ के इन स्लोप्स पे घर बने हुए नजर आएंगे, है ना। ऊपर वाले हिस्से में घर घर बने हुए नजर आएंगे और नीचे वाले हिस्से को अपेक्षाकृत अवॉइड किया जाता है। आप लेह लद्दाख के क्षेत्र में जाइए, अपेक्षाकृत ठंडे इलाकों में जाइए, तो वहां देखेंगे कि नीचे वाले हिस्से को अवॉइड किया जाता है। घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अवॉइड किया जाता है, अपेक्षाकृत स्लोप या ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रात को ये वैली वाला क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म रहता है, क्योंकि इसकी गर्म हवा अपेक्षाकृत ऊपर पुश कर दी जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन या व्युत्क्रमण। तो वैली वाले क्षेत्रों में, पहाड़ वाले क्षेत्रों में ऐसे तापमान का व्युत्क्रमण हमको नजर आता है और ठंड के दिनों में एक ऐसी स्थिति डेफिनेटली बनती है। क्लियर है? इसका मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये हवाओं के ऊपर और नीचे बैठने और उठने के कारण तापमान का व्युत्क्रमण हमको नजर आता है। इसी को हम पर्वतीय व्युत्क्रमण भी कह सकते हैं। इसी को देखिए, इसी को बताना चाहते हैं कि देखिए रात के समय में क्या हो रहा है इन ए वैली, है ना। नाइट में कोल्ड एयर, इसको पूरा मिटा देते हैं पहले, है। इसको ऐसे देखिए, वैली में, है ना, या घाटी, नीचे वाले को घाटी कहेंगे। इस घाटी क्षेत्र में रात के समय ऊपर की ठंडी हवाएं यहां पर नीचे आके इकट्ठी हो जाती है, तो ये अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है ना। ये कोल्ड एयर अपेक्षाकृत नीचे आ जाता है, इसका घनत्व ज्यादा है तो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जो गर्म हवा है वो अपेक्षाकृत ऊपर उठ जाती है, हल्की है इसकी तुलना में। तो यहां की हवा जो अपेक्षाकृत इससे गर्म होगी वो ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा आके नीचे इकट्ठी हो जाएगी। इसी को हम तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। क्लियर है? अब इसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कभी कभी ढालयुक्त सतह के क्षेत्रों में सतह द्वारा अंतरिक्ष की ओर ऊष्मा को तीव्रता से वापस कर दिया जाता है और साथ ही साथ ऊपरी परतों की तुलना में वह तीव्र दर से ठंडी हो जाती है ना। सतह के पास की निचली ठंडी परतें सघनित तो भारी हो जाती तथा पार्श्व सतह के साथ साथ, उस ढाल के साथ साथ, स्लोप के साथ साथ वो सतह के साथ साथ नीचे की ओर उपवाहित होने लगती हैं, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ जो हवाएं आती हैं वो अपेक्षाकृत उष्ण होती हैं। तो ऊपर उष्ण हवा और नीचे ठंडी हवा, और इस स्थिति को हम तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में, घाटी के क्षेत्रों में हमको ऐसा तापमान का व्युत्क्रमण नजर आता है। खास करके ठंड के दिनों में जब हवा अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ बैठती है, ठंडी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ बैठती है। तो ठंड के दिनों में तो डेफिनेटली ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में हमको ऐसी स्थिति नजर आती है। तो ये 3 प्रकार है। यूपीएससी आपसे ये भी जान सकता है व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं। व्युत्क्रमण जो है भौगोलिक आधार पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपको इन 3 प्रकार के व्युत्क्रमण के बारे में बताना होगा। उसके बाद यूपीएससी कहेगा कि वो जलवायु दशाओं के बारे में चर्चा कीजिए जो व्युत्क्रमण के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में है। तो आपको 4-5 फैक्टर्स के बारे में बताना होगा। थोड़ा सा यूपीएससी अगर एक कदम और आगे बढ़ता है तो वो आपसे ये कहेगा कि ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है उसके प्रभाव को बताइए, है ना, उसका इफेक्ट है या व्युत्क्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी गिनाइए, बताइए, समझाइए। एक ऐसा भी वो आपके साथ कर सकता है या जानना चाह सकता है कि आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो तापमान का व्युत्क्रमण हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। अब यहां पर जो अगला लास्ट पहलू है तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में वो है कि इसका प्रभाव क्या है ना, मानव जीवन पे इसका प्रभाव क्या है। इसको भी पढ़ना समझना जरूरी है हमारे लिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है।
अब हम एक व्युत्क्रमण के अगले हिस्से को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तापमान के व्युत्क्रमण का प्रभाव क्या है ना। तापमान का जो व्युत्क्रमण है उसका प्रभाव मानव जीवन पे क्या है, इसको हमको समझना है, इसको हमको समझना है। मानव जीवन के तापमान पे या व्युत्क्रमण पे प्रभाव क्या होगा, तो जरा ये सोचिए कि टेम्परेचर का इन्वर्जन का मतलब है कि नीचे ठंडा होना और ऊपर अपेक्षाकृत गर्म होना। ये वायु प्रदूषण को जन्म देता है ना। मुझे बस आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि क्या एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण वाला टॉपिक आप लोगों का हो गया है? वायु प्रदूषण का क्या टॉपिक आप लोगों ने कर लिया है? यस नो करके बस मुझे बता दीजिए। क्या वायु प्रदूषण का टॉपिक आपका एनवायरमेंट की क्लास में हुआ है? यस नो करके मुझे बताइए। ठीक है, नीतीश ने कहा है कि हां हुआ है। ठीक है, आयुष, नीतीश, शाबिया, आपने बताया कि एनवायरमेंट की क्लास आपकी हुई है। ठीक है, गुड। बस अब यही जानना चाहते थे। अब इस बात को समझिएगा, अब हम थोड़ा सा विस्तार कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं और ये उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने उस टॉपिक को किया होगा। तापमान के व्युत्क्रमण का मानव जीवन पे क्या प्रभाव होता है? अब इसको ध्यान से समझिएगा। बस मैं समझ गया कि हाँ आप लोगों ने किया है इसको, ये टॉपिक आपका हो गया है एयर पोल्यूशन वाला। तो अब हमको यही देखना है, इसी बात को समझना है। एक जो प्रभाव है तापमान के व्युत्क्रमण का, वो मानव जीवन पे अगर हम प्रभाव कहते हैं तो उसका एक प्रभाव हमको वायु प्रदूषण के रूप में नजर आता है, एयर पॉल्यूशन के रूप में नजर आता है। कैसे नजर आता है, अब उस पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा, है ना। ठीक है, मैं समझ गया कि आप लोगों का क्लास वायु प्रदूषण को लेके हुआ है। अब वायुत्क्रमण या टेम्परेचर का इन्वर्जन कैसे एयर पॉल्यूशन को जन्म देता है, इस टॉपिक को समझ लीजिए। तो ये टॉपिक कंप्लीट ही है, समझिए। इसमें स्थिति यह है कि मान लीजिए कि ये दिल्ली है ना, या दिल्ली है। अब दिल्ली में चारों तरफ मान लीजिए कि एयर पॉल्यूशन है, मान लीजिए कि खूब वैक्यूलर एमिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। तो लगातार क्या हो रहा है कि जो भी गाड़ियां चल रही हैं, है ना, जो भी गाड़ियां चल रही हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है या जो भी फैक्ट्रीज हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है वो लगातार एयर में रिलीज हो रहा है। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ गैसेस हैं जो पेट्रोल या डीजल को जलाने के बाद ये रिलीज होते हैं। तो ये सब रिलीज हो रहे हैं। CO2 रिलीज हो रहा है ना, डस्ट पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है तो खूब सारा पार्टिकुलेट मैटर 0.5, 2.5 ये सब रिलीज हो रहा है। ये वायुमंडल में जा रहा है ना, वायुमंडल में रिलीज हो रहा है। अब तापमान के व्युत्क्रमण से हमको इसको ये कहना है कि जब तापमान का व्युत्क्रमण होगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगा, तो प्रदूषण बढ़ जाता है। ये मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा या इस चीज को कैसे आप लोग समझेंगे, तो इसमें यह है कि हमको ये मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको, है ना, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता चला जाना चाहिए। अब कोई एक वायु है ना, वो वायु गर्म हो गई तो हल्की हो गई, हल्की हो गई तो ऊपर उठ गई और ऊपर उठती चली गई। जो भी नीचे प्रदूषण है, अगर वायु गर्म हो गई और गर्म होने के बाद ऊपर उठ गई तो अपने इन सारे प्रदूषण को अपने साथ ऊपर लेके चली जाएगी, और ऊपर लेके चली जाएगी तो नीचे का जो प्रदूषण है वो ऊपर चला गया, वायु का प्रदूषण दूर हो गया, वायु कम प्रदूषित रही। नीचे के प्रदूषण को वायु अपने साथ उठा के ऊपर ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि नीचे गर्मी है, और गर्मी है या हवा गर्म है तो हल्की है, हल्की है तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो इन सब वायु प्रदूषण को अपने साथ लेके चली जाएगी। क्लियर है? अगर नॉर्मल लैप्स रेट है, सामान्य
ताप पतन दर है, तो ऐसी स्थिति में, है ना, अच्छा अच्छा, दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? अ, ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लग रहा है। सुजीत, अच्छा एक बस ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा के रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक टॉपिक कंप्लीट करा के और फिर रहने देते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं और फिर इसको समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं थोड़े, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास घर से कंडक्ट हो रही है, तो शायद कुछ नेटवर्क के इश्यूज हैं, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे, और नहीं होगा तो आएंगे, क्लास तो आप लोगों को कराना है। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक बस हो जाने दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा इस वाले टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको रिजॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि ये एयर पॉल्यूशन है जो आप लोगों ने एनवायरमेंट में पढ़ा है ना, कि लगातार जो भी एमिशंस हो रहे हैं, चाहे वेक्युलर एमिशंस हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, जो भी अलग अलग कारण है, जो भी मानवीय ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, उनसे डस्ट पार्टिकल, CO2, ग्रीन हाउस गैसेस, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब वायुमंडल में जा रहा है। वायुमंडल में जा रहा है तो वायुमंडल की क्षमता है कि इसको मिक्स करके कहीं पर बहा दे, हटा दे, तो उससे ओवरऑल जो वायु का क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए, नीचे हवा का गर्म होना चाहिए, गर्म होगा तो हवा हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, अपने साथ उन प्रदूषण को लेके चली जाएगी, और इस पूरी प्रक्रिया में वायु का प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन जब वायु का, या कह सकते हैं कि तापमान का व्युत्क्रमण होगा, तो तापमान के व्युत्क्रमण में क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा वायुमंडल का क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से की तुलना में ठंडा होगा। वायुमंडल का नीचे वाला हिस्सा अपेक्षाकृत ठंडा होगा और ऊपर वाला हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म होगा। अब सवाल यह है कि जो ठंडी हवा होती है, या यहां पर जो वायु ठंडी है वो भारी होगी, भारी होगी तो वो ऊपर नहीं उठेगी, है ना। गर्म चीज हल्की होती है, हल्की होती है तो ऊपर उठती है। जैसे हम स्टोव पे कोई चीज गर्म करते हैं तो आप देखिएगा तो लगातार भाप निकलता रहता है, वो ऊपर उठता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो गया है, गर्म हो गया तो हल्का हो गया, हल्का हो गया तो ऊपर उठ गया है। लेकिन तापमान के व्युत्क्रमण में नीचे वाला हिस्सा वायुमंडल का ठंडा होता है और ऊपर वाला हिस्सा गर्म होता है। और नीचे वाला हिस्सा, मान लीजिए कि ये वायु प्रदूषण वाला हिस्सा है, ये अपेक्षाकृत ठंडा है, ठंडा है तो ये नीचे बैठेगा, और नीचे बैठेगा तो ऐसी स्थिति में ये हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी। यानी कि नीचे से लगातार हर दिन एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब निकल रहे हैं, लेकिन नीचे वाला हिस्सा वायु का ठंडा है तो वो बेचारा ऊपर नहीं उठ पा रहा है। और जो हवा चल रही है उसकी गति मंद है, तो नीचे वाली हवा इसको बहा नहीं पा रही है, और नीचे वाला हिस्सा ठंडा है तो ऊपर नहीं उठ पा रहा है। दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल जाता है, दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। क्यों? ठंडा है तो ऊपर नहीं उठ रहा है, और हवा मंद गति से चल रही थी। अभी हम लोगों ने देखा था तापमान के व्युत्क्रमण में मंद गति से हवा चलेगी तो तापमान के व्युत्क्रमण को जन्म देगी। हवा मंद गति से चल रही है, ऊपर उठ नहीं पा रही है, और दिल्ली के लोग लगातार नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब में मग्न है, सब कर रहे हैं। लगातार इन पॉल्यूटेंट्स का मात्रा बढ़ता चला जाएगा, और इसी को हम कहेंगे एयर पॉल्यूशन। और यही दिल्ली के साथ होता है ठंड के दिनों में। दिसंबर जनवरी के महीने में हवा ऊपर नहीं उठ पाती है, हवा मंद गति से चल रही है। जब भी ऐसा जलवायु कंडीशन या वातावरण ऐसा बनता है, तब दिल्ली का पॉल्यूशन शूट कर जाता है। और तभी अलग अलग प्रकार का आपने देखा होगा कि जो ग्रिडेड रेस्पॉन्स सिस्टम है, पढ़ा होगा उसके बारे में,
कि अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बैन करने का निर्णय लिया जाता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं चलेंगे, ऑड इवन का फॉर्मूला होगा, है ना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज। जनरेटर सेट्स को बंद कर दिया जाता है ना, क्योंकि डीजल बर्न करते हैं जनरेटर्स और उस पूरी प्रक्रिया में वो रिलीज करते हैं नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऐसी एक्टिविटीज को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान का इन्वर्जन है, व्युत्क्रमण है, गैस चैम्बर में बदल रहा है, तो इन सब चीजों को कैसे कम रिलीज करें। क्लियर है? यह है तापमान का व्युत्क्रमण। तो मानव जीवन पर तापमान के व्युत्क्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो गया? एक नकारात्मक प्रभाव है एयर पॉल्यूशन। इसको अब एक ग्राफ के माध्यम से देखिए और समझिए। इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखिए और समझिए। शहरों में तापीय व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धता जैसे धुआं है, धूलकण है, अशुद्धियां हैं, वो वायु में ऊपर तक नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि वायु ठंडी हो जाती, ठंडी होती तो नीचे बैठ जाती है ना। इससे शीत ऋतु में धरातल के पास घने कोहरे का निर्माण होता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैसे होती हैं? तो यहां पर एक इमेज बना हुआ है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? बताइए, ठीक से आ रहा है ऑडियो वीडियो? ऑडियो आ रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा हूं मैं? ठीक है। काफी इश्यूज आ रहे हैं तो रहने देते हैं इसको, यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको ठीक करते हैं। तो दोबारा से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि मानव जीवन पर तापमान के व्युत्क्रमण का क्या प्रभाव होता है। इन पहलुओं को अगली क्लास में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करते हैं इसके संदर्भ में कि मानव जीवन पे तापमान व्युत्क्रमण का क्या प्रभाव होता है। और इसके साथ साथ अगली क्लास का भी एक स्लाइड आपके लिए अपलोड किए हैं, उसको एक बार पढ़िएगा, वो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है ना, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। अभी शाम को आपका PT 365 का भी क्लास है, उसको अटेंड करिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।